रना रना रनु रे 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 न जय भोर का तारा चैनल के अखंड भारत सीरीज में खाकसार सुदन चंदोला आप सबका स्वागत करता है। राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मित्रों, अखंड भारत सीरीज में मैं अब तक आपके सामने 5 सोपान प्रस्तुत कर चुका हूं। 5वें सोपान का प्रथम भाग मैंने प्रस्तुत किया है, जिसका शीर्षक था 30 इयर्स वॉर। ये यूरोप में चला था और सन 1618 से लेकर के 1648 तक ये वॉर चली थी और फ्रांस और स्पेन 11 साल और यानी 1659 तक आपस में लड़ते रहे थे। इस पर मैंने आपको विस्तार से चर्चा की थी। बहुत विस्तार से तो नहीं, संक्षेप में ही कर सकता हूं, क्योंकि ये वीडियो सीरीज है, ज्यादा इसमें बोला नहीं जा सकता है। और देखिए, जो 30 इयर्स वॉर हुई थी उसमें तत्कालीन यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति स्पेन थी, लेकिन युद्ध के बाद वो सिमट करके रह गई एक छोटे से पराजित देश के रूप में। 30 इयर्स वॉर की शुरुआत सांप्रदायिकता आधारित थी, यानी 2 धड़ों में लड़ाई थी क्रिश्चियनिटी के। एक था प्रोटेस्टेंट्स और दूसरे थे कैथोलिक्स। तो इनकी आपसी रंजिश से लड़ाई शुरू हुई थी। ये सन 1618 की बात है, जब शुरुआत में प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक से ही लड़ाई शुरू हुई थी। पर यह लड़ाई खत्म हुई हैब्सबर्ग और बूर्बों के सियासी स्वार्थों को लेकर के। मैंने आपसे बताया था कि हैब्सबर्ग डायनेस्टी मूलतः स्पेन की थी, जिनका कि ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, हंगरी और होली रोमन एम्पायर पर भी राज्य था, और बूर्बोन थे फ्रांस में। तो इनके निहित स्वार्थों को लेकर के ये ट्रीटी ऑफ पायरेनीज हुई थी। और उस समय फ्रांस में जो बूर्बोन शासक थे वो थे लुई 14। उनकी जिद थी साहब कि जो स्पेन की राजकुमारी है उनसे उनका ब्याह हो, और उनकी शादी एक महत्वपूर्ण शर्त थी ट्रीटीज ऑफ पायरेनीज में। तो यानी फिर शादी संपन्न हुई सन 1660 में स्पेन के किंग फिलिप IV की बेटी मारिया थेरेसा से लुईस 14 के साथ। इस वैवाहिक संबंध में फ्रांस द्वारा स्पेन पर लादा गया अथाह एवं न दिया जा सकने वाला दहेज, जो कि अगले 4 दशकों में स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन में फ्रांस की दखलंदाजी का आधार बना, यानी एक मसाला बना। 17वीं शताब्दी के अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो पॉलिटिकल शादी है और दहेज की बात है सन 1660 में जो हुई और लुई 14 की और मारिया थेरेसा की शादी हुई, तो आपको याद होगा कि बॉम्बे को भी दहेज में दिया गया था। और ये बात है 1 साल बाद की, यानी 1661 में। बॉम्बे और टैंजियर 2 जगहें थी कि जो कि किंग चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड, ये किंग चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड के थे। यहां पर भी हम बात करेंगे अभी किंग चार्ल्स सेकंड की, लेकिन ये किंग चार्ल्स सेकंड स्पेन के थे, जिनसे कि स्पेनिश वॉर का संबंध है। और जो किंग चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड हैं, इनका संबंध है कि किस तरह से बॉम्बे को डॉरी में दिया गया था कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा की डॉरी में। ये पुर्तगीज किंग थे, जेम्स IV उनकी बेटी थी। तो ये सब भी राजनीतिक कारण थे। और उस समय अगर आप हिंदुस्तान की बात करें तो औरंगजेब का शासन हिंदुस्तान में था और बॉम्बे भी उन्हीं के कब्जे में आता था, लेकिन तब भी वहां पर लेन देन पुर्तगीज का और इंग्लैंड का आपस में चल रहा था। तो सब मैं आपको ले चलता हूं फिर स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन में। 17वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में स्पेन के शासक
चार्ल्स सेकंड थे। अभी मैंने आपको बताया चार्ल्स सेकंड एक इंग्लैंड में थे और दूसरे ये स्पेन में थे। चार्ल्स सेकंड दो बड़े राजसी खानदानों से संबंध थे और दोनों खानदान हैब्सबर्ग थे। ये मां की तरफ से ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग शासक और होली रोमन एम्परर फर्डिनेंड थर्ड के नाती थे और पिता की तरफ से वह स्पेन के पूर्व शासक फिलिप फोर्थ के पुत्र थे। उनका सीधा उत्तराधिकार का अधिकार था जो उनको मिला और वो मृत्यु पर्यंत तक स्पेन के सम्राट बने रहे। इस प्रकार चार्ल्स सेकंड शुद्ध हैब्सबर्ग थे, पर यह रक्त की यह शुद्धता ही उनके लिए मुश्किल बन गई। दरअसल यूरोप के प्रायः राजवंश अपने वंश की रक्त शुद्धता को बनाए रखने के लिए अपने ही परिवार के निकट संबंधी जैसे भाई, भतीजे, भांजे, इनसे आपस में ब्याह शादियां किया करते थे और इससे उनको नहीं मालूम था, लेकिन बाद को साइंस ने यह बताया कि साहब आनुवांशिक मिश्रण से आनुवांशिक जन्य बीमारियां भी और प्रॉब्लम्स भी पैदा हो जाती हैं। तो साहब चार्ल्स सेकंड को भी ऐसी ही एक प्रॉब्लम पैदा हो गई जिसको कहते हैं हैब्सबर्ग जॉ। उनका जबड़ा बहुत आगे था, बहुत लंबा था। आप उनकी तस्वीर देखेंगे तो देखें उनका जबड़ा बहुत आगे है। तो कहते हैं कि वो खाना नहीं खा पाते थे, चबा नहीं पाते थे, तो खाने को सीधे निगल जाते थे। शारीरिक तौर पर भी वो बहुत अक्षम थे, कमजोर थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी और न उनका कोई भाई था। अपने इस जिंदगी से, कहने को तो बहुत बड़े सम्राट थे लेकिन निजी जिंदगी उनकी बड़ी खराब थी। अपने इस निजी जिंदगी से उनको छुटकारा मिला सन 1700 में और उनका कोई पुरुष वारिस नहीं था, न बेटा था न भाई था। हाँ, चार्ल्स सेकंड जानते थे कि अगर उन्होंने वसीयत हैब्सबर्ग डायनेस्टी ऑस्ट्रिया के फेवर में कर दी, लियोपोल्ड के फेवर में कर दी, तो उसको फ्रांस कतई स्वीकार नहीं करेगा और एक युद्ध की स्थिति निश्चित तौर पर बन जाएगी जिसमें कि स्पेन का नुकसान होगा। अतएव उन्होंने क्या किया कि फ्रांस के फिलिप ऑफ एंजो, जो कि लुई 14 के पोते थे, उनके पक्ष में वसीयत कर दी कि चार्ल्स सेकंड के मरने के बाद स्पेन का साम्राज्य फिलिप ऑफ ऑंजू को चला जाएगा और उसका विभाजन नहीं किया जाएगा। पूरा का पूरा साम्राज्य फिलिप ऑफ ऑंजू ही देखेंगे। यानी जितने उनकी टेरिटरीज, उनकी उस समय ओवरसीज टेरिटरीज बहुत थी और यूरोप में ही उनके छोटे मोटे और भी प्रदेश थे जो कि स्पेन के कब्जे में थे। तो उन्होंने चार्ल्स सेकंड ने ये वसीयत कर दी कि फिलिप ऑफ ऑंजू ही इसके शासक बनेंगे। लुई 14 जो चाहते थे वही हुआ, लेकिन वो थोड़ा सा हिचकिचाए और हिचकिचाने के बाद फिर उनको लगा कि ये तो मौका बहुत अच्छा है और बुर्बोन डायनेस्टी ही स्पेन पर भी राज्य करेगी। तो उन्होंने अपने पोते फिलिप ऑफ ऑंजू को पैलेस ऑफ वर्साई में बुलाया और पैलेस ऑफ वर्साई में उनका राज तिलक कर दिया और उनको रवाना कर दिया मैद्रिद के लिए सत्ता संभालने के लिए। और इतना ही तक ही सीमित न रहे लुई 14। उन्होंने, अब देखिए एक चीज है कि जब चाहे फ्रांस मजबूत हो चाहे ऑस्ट्रिया मजबूत हो, यूरोप की बाकी शक्तियां ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि दोनों में से कोई भी मजबूत हो। कि जब फ्रांस को ये मौका मिल गया कि वो स्पेन के राज्य पर भी बुर्बोन डायनेस्टी का ही शासक रखेंगे, जिसको लुई 14 ने फिलिप 5 का नाम दिया था, फिलिप ऑफ ऑंजू को, उनका राज तिलक कर दिया गया और वो वहां के राजा बन गए। तो बाकी जो शक्तियां थी यूरोप की, वो फ्रांस के खिलाफ हो गई। ये शक्तियां कौन थी? मैं आपको उत्तर से शुरू करता हूं और दक्षिण की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ूंगा। उत्तर में इंग्लैंड, उसके बाद हनोवर, फिर जर्मन पैलेटिनेट, हॉलैंड, ब्रेंडेनबर्ग प्रिशा और ऑस्ट्रिया। तो ये जो शक्तियां थी ये एकजुट हो गई और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने अपना एक ग्रुप बना दिया, एक अलायंस बना दी जिसको कहते हैं साहब ग्रैंड अलायंस। तो ग्रैंड अलायंस ने युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध तो असल में पहले लुई 14 ने ही शुरू कर दिया था। जो हॉलैंड के बैरियर फोर्ट्रेसेस थी उन पर आक्रमण करके उनको अपने कब्जे में
लुई 14 ने ले लिया था। और इसके अलावा जो इंग्लैंड के निष्कासित राजा थे जेम्स सेकंड, उनके बेटे को इन्होंने लुई 14 ने इंग्लैंड का राजा मान लिया जेम्स थर्ड के नाम से, जो कि इंग्लैंड को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। जो जेम्स सेकंड थे उनको इंग्लैंड के शासन से निकाल दिया गया था। वहां भी साहब प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के झगड़े का मामला था, और जेम्स सेकंड आखिरी कैथोलिक राजा थे इंग्लैंड के, यानी स्टुअर्ट खानदान जो है वो स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखता था। तो यहां पर इस कैथोलिक रूलर्स का भी ये समाप्त हो गया, कैथोलिक स्टुअर्ट्स का। अब ग्रैंड अलायंस ने अपनी 3 मांगे रखी। पहला, स्पेनिश क्राउन ऑस्ट्रिया के किंग या आर्च ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया या होली रोमन एम्परर लियोपोल्ड के दूसरे नंबर के बेटे आर्च ड्यूक चार्ल्स को सौंपा जाए। नंबर 2, स्पेन का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त किया जाए और फ्रांसीसी बादशाह की शक्तियां कम की जाए। अब 2 परस्पर विरोधी खेमों में लड़ाई शुरू हो गई। पहले ग्रैंड अलायंस ने फ्रांस की जमीन को रौंदना शुरू कर दिया और इतने आगे बढ़ गए कि लगा कि पेरिस पर भी ग्रैंड अलायंस का कब्जा हो जाएगा। अब यहां पर मुश्किल आ गई लुई 14 की। अब लुई 14 ने एक बड़ी चाल चली। उन्होंने फ्रेंच जनता का आह्वान किया कि विदेशी लोग उनके देश पर आक्रमण कर रहे हैं, वो सब देश की रक्षा के लिए इकट्ठा हो जाए। और फ्रांस की जनता ने उनका साथ दिया और छोटा बड़ा गरीब अमीर हर एक आदमी फ्रांस की सेना में भर्ती हो गया और अपने अपने हिसाब से सबने मदद दी। जब फ्रांसीसी जनता यूनाइटेड हो गई, फ्रेंच सारे यूनाइट हो गए, तो ग्रैंड अलायंस को ये मुश्किल पड़ गई और फ्रांस को एक बुरी हार से, शर्मनाक हार से निजात मिल गई। और उसके बाद साहब एक संधि हुई सन 1713 में, जिसे ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट कहते हैं। और ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट में कुछ बातें तय की गई। पहली बात तो क्या तय हुई कि भाई फिलिप 5th जो लुई 14 के पोते थे, उनको किंग ऑफ फ्रांस मान लिया गया, उनको मान्यता मिल गई यूरोपियन किंगडम्स के द्वारा। दूसरा, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को चूंकि इसमें नुकसान हुआ था, उनको थ्रोन नहीं मिल पाया स्पेन का, तो उन्होंने स्पेन के सिंहासन पर अपना दावा छोड़ दिया था। तो उनको कुछ डचीज दी गई, जिसमें कि मिलान और बेल्जियम, नेदरलैंड, नेपल्स और सार्डिनिया है। मजे की बात है जो कि पीस ऑफ यूट्रेक्ट से पहले बेल्जियन नेदरलैंड को स्पेनिश नेदरलैंड कहा जाता था। शांति समझौते के बाद उसे ऑस्ट्रियन नेदरलैंड कहा जाने लगा। और इसके जो नॉर्थ में था वो हॉलैंड था। तो हॉलैंड के कुछ बैरियर फोर्ट्रेस थे जिस पर कि लुई 14 ने शुरुआत में ही कब्जा कर लिया था। वो सारे बैरियर फोर्ट्रेस हॉलैंड को वापस कर दिए गए। पर इस समझौते से जो सबसे ज्यादा लाभ हुआ वो था इंग्लैंड को अमेरिका और यूरोप में फ्रांस की तमाम सारी टेरिटरीज, तमाम सारी कॉलोनीज मिली। जैसे अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड, अकाडिया, हडसन बे, और यूरोप में जिब्राल्टर और मिनोर्का। साथ ही स्पेनिश मेनलैंड में कैडिज बंदरगाह, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा उससे भी पहले से ही स्पेन का कैडिज बंदरगाह, उस पर व्यापार करने की छूट मिली। और स्पेनिश उपनिवेशों में व्यापार करने की भी छूट मिली कि इंग्लैंड व्यापार कर सकता था। व्यापार प्रतिबंध जो पहले से थे वो हटा लिए गए। एक और राज्य था साहब जिसको बड़ा फायदा हुआ, वो और जो कि इतिहास में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला था यूरोप के इतिहास में बात को, जिसमें फ्रेडरिक द ग्रेट हुए, और वो राज्य था साहब ब्रेंडेनबर्ग। ब्रेंडेनबर्ग की हैसियत युद्ध की शुरुआत तक एक महज इलेक्टर की थी। होली रोमन अंपायर के जो 7 से 9 इलेक्टर्स हुआ करते थे, उनमें से एक इलेक्टर था ब्रेंडेनबर्ग, जो के थे होहेंजोलर्न वंश के थे। इनको किंग का दर्जा मिल गया और इनका जो स्टेट थी उसको किंग ऑफ प्रशा कहा गया।
डची ऑफ सेवॉय को भी किंगडम का दर्जा मिल गया और मिला साथ में सिसिली का टापू, जो कि काफी महत्वपूर्ण था सेवॉय के लिए। युद्ध की शुरुआत फ्रांस ने की थी और सबसे ज्यादा नुकसान भी फ्रांस का हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम सारी टेरिटरीज फ्रांस की इंग्लैंड को चली गई। ये लड़ाइयां व्यक्तियों, जो राजा या शासक थे, किंग्स या एम्परर कहलाते थे, कि व्यक्तिगत और वंशगत स्वार्थों के आधार पर लड़ी गई। आम जनता का इनसे कोई सरोकार नहीं था। आम जन तो शतरंज की बिसात पर अग्रिम पंक्ति में सजे मुहरों, पॉन्स, प्यादों की तरह थे, जिनको सबसे पहले मरना होता था और जिनके मरने पर किसी को कोई अफसोस भी नहीं होता था। हताहतों की गणना करने का न तो कोई सिस्टम था न कोई जरूरत, बस अनुमान ही लगाया जा सकता था। और अनुमान लगाया गया इतिहासकारों के द्वारा कि लगभग 20 से 23 लाख लोग स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन में मारे गए, जिनमें से लगभग 4 लाख सिपाही युद्ध के मैदान में खेत रहे। इतना खून खराबा, मगर आज ये सारे देश एक डोर से बंधे हैं और ये डोर है यूरोपियन यूनियन, जिसकी एक पार्लियामेंट है, जिसका एक एंथम है, जिसका एक कार्यालय है और एंथम है महान संगीतकार बीथोवन का Ode to Joy। नाइन्थ सिम्फनी से लिया। तो वहीं आप भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ देखिए। मैं 7 देशों को लेकर के चला हूं भारतीय उपमहाद्वीप में, आपको मालूम है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, ये देश, ये सभी देश किसी न किसी रूप में कॉलोनियल रूल के अधीन थे लगभग 70-80 साल तक, और इनको मुक्त हुए लगभग 70-80 साल ही हुए हैं। लेकिन ये कॉलोनियल रूल से मुक्त हुए तो आपस में लड़ने लगे और नित्य नई इबारत लिखते हैं एक दूसरे से वैमनस्यता बढ़ाने के लिए। अगर ये भारतीय उपमहाद्वीप के 7 देश, और इसके बाद मैं और देशों को भी चाहूंगा कि वो भी शामिल हों, एक यूनियन बनाते हैं यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर ही, और एक आर्थिक नीति हो, एक राजनीतिक चेतना हो और एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो, तो ये देश निश्चित तौर पर तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। इनके लोगों को बेहतर जीवन मिल सकता है। मेरी कोशिश ये है कि ये सब देश मिलकर के एक हों, हमारा अखंड भारत बने, और पुनः जिस अखंड भारत की बात हम करते हैं वो अखंड भारत इस भूमि पर स्थापित हो। मित्रों, इसके साथ ही मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा, और विदा लेते लेते एक अनुरोध आपसे करूंगा कि अगर आपको मेरी चीज पसंद आए तो लाइक करें, और लाइक ना अगर पसंद नहीं भी आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए कि आपको ये पसंद क्यों नहीं आया, या आप मेरी बात से सहमत क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि असहमति ही सहमति की जननी है। अगले भाग में, यानी 5वें सोपान के भाग 3 में मैं आपसे चर्चा करूंगा द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, और भाग 4 में मैं चर्चा करूंगा 7 ईयर्स वॉर, जो 1756 से 1763 तक चला। और उसके बाद के सोपानों में मैं आपसे थोड़ा चर्चा उस पर भी करूंगा नेपोलियनिक वॉर से, जो कि 19वीं सदी के प्रारंभ में लड़े गए और जिसने पूरे यूरोप का एक तकदीर और तस्वीर ही बदलने की जिसमें क्षमता थी, लेकिन वो नेपोलियन बोनापार्ट उसमें असफल रहे। तब तक के लिए दीजिए सुरेंद्र चंदोलो को इजाजत। एक बार पुनः नमस्कार, खुदा हाफिज।